सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका वितान का चैप्टर फर्स्ट सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग जो चैप्टर है ये आपको पता है वाई.डी. पंत यशोधर बाबू जी के बारे में इसमें बात की गई है। और यशोधर बाबू जी को कुछ पुराने विचारधारा वाले व्यक्ति के रूप में इस पाठ में हमें दिखाया गया है। और बहुत सारी बातें हमने पिछले सेशंस में भी इस पाठ के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप एक एक जो पाठ की जो एक एक चीजें हैं उसे बिल्कुल ध्यान से समझने की और सुनने की कोशिश कीजिए। तो आज का चैप्टर भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, सिल्वर वेडिंग जो हमारा चैप्टर है, और कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे हमने इस पार्ट से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर भी करने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें पाठ जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। हर बार की बोर्ड की परीक्षाओं में सिल्वर वेडिंग जो आपका चैप्टर है ये आता ही आता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम यशोधर बाबू यानी कि वाई.डी. पंत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सरकारी विभाग में ऑफिसर हैं। और उनके बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी कि वो थोड़ा सा पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। और वो मतलब उनका जो परिवार है वो आधुनिक हो चुका है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। उनके जो तीनों बच्चे हैं, जो बेटा है, छोटा बेटा, वो बाहर अमेरिका चला गया है पढ़ाई करने के लिए। और जो बड़ा बेटा है वो भी अब 1500 रुपए प्रति माह की नौकरी करता है। और उनकी जो बेटी है वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है और हजारों जो है वो वर ठुकरा चुकी है अपने मन पसंद का वर ना होने के कारण। तो इस तरह यहाँ पर यशोधर बाबू जो है वो किसनदा, उनके जो मित्र हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेरित है, उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव उनको है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि किसनदा की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। और यही एक अनमनापन उनके परिवार के बीच में और उनके बीच में थोड़ा सा यही चीज है कि वो उनके जो मतभेद हैं वो इसी बात से है कि उनके जो विचार आपस में नहीं मिलते हैं। यशोधर बाबू जो है वो थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनकी जो फैमिली है, उनका जो परिवार है वो अब आधुनिक विचारधारा रखने लगी है, समय के साथ बदलने पर विश्वास रखती है। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि उनके परिवार अक्सर क्या होता है कि यशोधर बाबू जानबूझ के, अक्सर मनमुटाव ही रहता है और इसी कारण वो अपने घर टाइम पे जाना बिल्कुल भी उनको सही नहीं लगता। वो रात के 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं, पूरे काम वो निपटाकर रास्ते में जाते हैं। और यशोधर बाबू कभी कभी मन मन में ही स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है। जो उनकी रीत मंजूर करे दुनियादारी के हिसाब से, बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसे न भर के भयंकर भूल की। क्योंकि यहाँ पर यशोधर बाबू अपनी बातें बताते हैं कि वो डीडीए में फ्लैट लेना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चे फ्लैट लेना चाहते थे, लेकिन यशोधर बाबू ने मना कर दिया वहां पर फ्लैट लेने से। और क्योंकि समहाउ यशोधर बाबू को किसनदा की यह उक्ति अभी भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर और रिटायरमेंट होने पर गांव का पुश्तैनी घर।
तो किसनदा जो थे वो पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो यहाँ पर वो बिल्कुल मैंने जैसे कि आपको बताया, जो यशोधर बाबू है वो किसनदा से ही प्रेरित है, उन्हीं से उनको बहुत सारी प्रेरणाएं अपने जीवन उनके जीवन में मिली है, बहुत सारी बातें, अच्छी बुरी बातें उन्होंने किसनदा से ही सीखी है। एक तरीके से वो अपने व्यवहार में किसनदा को ही का व्यक्तित्व ही उनके यानी कि यशोधर बाबू के व्यक्तित्व में भी झलकता है। तो यशोधर बाबू किसनदा की ये जो उक्ति है, अर्थात किसनदा की कही हुई जो बात है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। जब तक अगर आपकी सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहे और रिटायर होने पर गांव के पुश्तैनी घर में जा बसे बस। तो यहाँ पर अपने मर्यादा पुरुष किसनदा से सुनी हुई जो ये कुछ बातें हैं, वो बातें यशोधर बाबू नहीं भूले हैं कि गधा 25 में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापातें की थी। यहाँ पर यशोधर बाबू कहते हैं कि उनको किसनदा की जो कुछ बातें हैं वो बातें वो अभी तक नहीं भूलते हैं कि गधा पच्चीसी करने में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब वो यंग होते हैं, जब जवानी में उन्होंने क्या किया इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में अर्थात जब जिम्मेदारी सर पे आती है तो इंसान खुद ब खुद समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास अभी तक नहीं होता, तथापि किसनदा बताते हैं कि किस तरह जवानी में मैंने 50 किस्म की खुरापातें की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसनदा ने नहीं कर रखा है। क्योंकि यशोधर बाबू कहते हैं ये किसनदा ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं अपनी जवानी के समय में, कि जैसे लोगों की ककड़ियां तोड़ लाना और मुर्गी, जो किसी की अगर मुर्गी घूम रही है तो एकदम से उसको उसकी गर्दन मरोड़ के उसको मार देना, पीछे की खिड़की से कूद करके सिनेमा देखने जाना। और यहाँ पर किसनदा एक और बात कहते हैं कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और यह भी किसनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा ही है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। अपने बच्चों के बारे में जब यशोधर बाबू सोचते हैं तो वो कहते हैं उनको किसनदा की वो बात याद आ जाती है कि जिम्मेदारी पड़ने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि यशोधर बाबू को लगता है उनके जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा रास्ते से भटक रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही आधुनिक, ज्यादा ही मॉडर्न हो रहे हैं, अर्थात बात थोड़ा कम सुन रहे हैं अपने माता पिता की। लेकिन यशोधर बाबू को फिर एक तसल्ली भी होती है कि किसनदा ने भी बहुत सारे अपने जवानी के समय में अपने जब वो यंग थे तब उन्होंने भी बहुत सारे काम, खुराफातें ऐसी की हैं जो कि बाद में सब ठीक हो जाती हैं जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिताजी तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। क्योंकि यशोधर बाबू जो है वो शायद इस गधा पच्चीसी में, अर्थात अपनी जवानी के टाइम को एंजॉय करने में, अर्थात जो मस्ती, जो मजा, जो हंसी मजाक, जो खेल, जो खुराफाते किसनदा ने या जो बाकी लोग अपने जवानी के दिनों में करते, जवानी के दिनों से यहाँ पर अर्थ है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती है, जब आपके पास पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं होती, जब आपको केवल अपने लिए सोचना होता है, अपने
अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचना होता है। तो उस समय के बारे में यहाँ पर बात की है तो यशोधर बाबू कहते हैं कि शायद अगर मेरे पिताजी की मृत्यु तब नहीं हुई रहती जब मैं मैट्रिक में था, अर्थात क्लास 10th में था, तो शायद मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गधा पच्चीसी की होती, अर्थात बहुत सारी चीजें अपने जीवन में की होती। जिम्मेदारी सर पर जल्दी जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। अब जब तक माँ बाप हैं तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उन्हें उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना और गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कभी कभी यशोधर बाबू भी अपने बच्चों को इस तरह के ताने कस लेते हैं कि जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। और यही ये जो सारी बातें हैं ये उनको बच्चों को ये लगता है कि उनके पापा को ये सारी चीजें बिल्कुल भी मतलब फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे क्यों कर रहे हैं। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका था। यशोधर बाबू अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि उनके गांव का जो घर है वो टूट फूट चुका था और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। तो इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं कि बच्चे बहस में जब तक यह तर्क दोहराते हैं तब तक उनसे कोई भी जवाब नहीं देते बनता। क्योंकि यहाँ पर यशोधर बाबू के गांव के जमीन की बात हो रही है, गांव के बारे में बात हो रही है कि जो यशोधर बाबू है उनके गांव का जो घर है वो काफी टूट फूट चुका है और उस गांव के उस घर पर इतने सारे लोगों का हक है कि वहां पर जब ये सारी चीजें वहां पर जाकर रहना, उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी लेना, तो ये सब बेकार के झगड़े मोल लेना है। और यशोधर बाबू इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और बच्चे भी जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई भी जवाब नहीं देते बनता। अर्थात जब बच्चे भी सेम इसी बात को यशोधर बाबू को कहते हैं तो उनसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि जो आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाए और क्वार्टर उनके परिवार के पास ही बना रह सकेगा। उनकी हमेशा से एक इच्छा थी कि सरकारी क्वार्टर छोड़ना ना पड़े, बस रिटायर होने से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाए और ये जो क्वार्टर है वो उन्हीं का रह जाए। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं कि जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। जब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। क्योंकि यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो कहती है उनसे कि इंसान को अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्योंकि जरूरी नहीं कि लड़का जो है वो सरकारी नौकरी ही उसकी लगे, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें हर तरह से सोचना चाहिए, अर्थात हमें कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढना चाहिए कि अगर हम रिटायर हो गए तो उसके बाद हम कहाँ रहेंगे। जितना भी इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही थी, उतना ही परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्हें बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े और असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अब क्योंकि ये जो पूरा प्रसंग है, ये जो पूरी बातें हैं, जैसे कि मैं आपको पिछले सेशन से ही बताती आ रही हूँ, ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी है क्योंकि इसमें यशोधर बाबू जितनी भी बातें सोच रहे हैं अपने ऑफिस से घर आने तक के रास्ते में 5 बजे से लेकर
5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वो पूरे घर जाने के रास्ते में जितनी भी बातें सोच रहे हैं, वो सारी बातें इसमें यहाँ पर आपके पाठ में लिखी गई है, आपके पाठ में बताई गई है। तो यहाँ पर लेकिन अफसोस की बात है कि आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन जो है वो खास नहीं लगा, क्योंकि सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ही ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। क्योंकि आज जो है यशोधर बाबू का मन जो है, क्योंकि आज उनकी सिल्वर वेडिंग है, सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है, तो अभी वो पूरे रास्ते घर जा रहे हैं और घर जाते वक्त वो इतनी सारी बातें, जो चैप्टर हम पिछले 2 सेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पर आपको क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक एक बात, जैसे कि यहाँ पर किशन दा द्वारा बताई गई बात हो या फिर यशोधर बाबू के जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, तो आपको इसीलिए इन सारी बातों को इतने विस्तृत रूप से बताया गया है, समझाया गया है कि ये बातें जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के जीवन में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज यशोधर बाबू का जो मन है वो खास प्रवचन सुनने में नहीं लगा, क्योंकि सच बात तो ये है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा धार्मिक और कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसंदा द्वारा स्थापित जो मानक है उनका हमेशा उनके सामने हमेशा रहे हैं, अर्थात किसंदा ने कुछ जो मानक पूजा पाठ के लिए स्थापित किए थे उसमें वो उनके सामने हमेशा रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किसंदा की तरह रोज मंदिर जाने लगे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया वो किसंदा को बहुत ही ज्यादा प्रेरित है और किसंदा को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और किसंदा का ही जो एक रूप चित्र है वो यशोधर बाबू जी के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अब वैसे वैसे किसंदा की तरह ही यशोधर बाबू भी रोज मंदिर में जाने लगे हैं, संध्या पूजा और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूं, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए, अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब बस इस वन वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ को नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, और अब नहीं मांगते तो ना मांगे। क्योंकि अब जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ बार बार, वैचारिक जो मतभेद थे यशोधर बाबू और उनके परिवार वालों के बीच, अर्थात विचारों क्योंकि थोड़ा विचारों में एक जनरेशन गैप जो थोड़ा सा आ गया था कि अब यशोधर बाबू थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनके बच्चे जो है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहे हैं, वो विकासशील जो समय है उसके साथ चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर यशोधर बाबू कहते हैं अगर बच्चे कभी सलाह मांग ले तो और उनके अनुभवों का आदर करें तो अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मांगते तो कोई बात नहीं। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का और यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, अर्थात क्योंकि अभी तक यशोधर बाबू जो है वो यहाँ पर गीता सुनने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक महाराज जी है वो गीता का पाठ करते हैं, तो यशोधर बाबू भी गीता सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन क्या है कि उनका जो मन है वो अपने परिवार में ही कहीं खोया हुआ है, कहीं डूबा हुआ है। और यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ऐसे ही ठहरा, हमारा तो सैप ऐसे ही ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। और इसी नारे से उनकी पत्नी बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। उनका एक नारा था कि हमारा तो सैप, सैप का अर्थ है साहब, तो क्योंकि यशोधर बाबू जो है वो कुमाऊनी है और वो पूरी तरह से अपनी पहाड़ी परंपरा को भी अपनाते हैं, अपने पहाड़ी शब्दों को भी प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक नारा दिया है कि हमारा तो ऐसा ही ठहरा, ऐसा ही हमारा तो सैप ऐसा ही ठहरा, हमें तो यह जो परंपरा है वो विरासत में मिली है। और इस बात से उनकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। पत्नी का कहना था कि सही
कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है और माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वे गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा में आ गए थे और बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। और कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। और पत्नी के आग्रह पूर्वक कहती कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों से देखी यादें बना डालते हो और किसनदा को जो कुछ भी मालूम था वह उनके पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं और जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसनदा तो थे जन्म के ही। तो यहाँ पर जो ये पूरा चैप्टर है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा बातें इसमें यशोधर बाबू जी के जीवन से बताई गई हैं। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी हुई एक बात लिखी है कि उनकी जो पत्नी है वो उनके स्वभाव से कहती है कि देखिए ये जो हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ये पढ़ा है, इस पैराग्राफ को अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एक चीज इससे समझ में आएगी कि हमारे ऊपर हमारे एनवायरमेंट का, हमारे परिवार का, हमारे आसपास के लोगों का कितना ज्यादा प्रभाव हमारे विचारों को बदलने में, हमारे विचारों को मजबूत करने में और हमें समय के साथ चलाने के लिए जरूरी होते हैं हमारे परिवार के सदस्य, हमारे आसपास के लोग। तो जैसे कि यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो कहती है कि क्योंकि तुम कहाँ से सीखोगे, तुमने बचपन में ही तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई, माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद तुम अपनी विधवा जो बुआ है उनके पास आकर रहने लगे अल्मोड़ा में और वहां पर भी उनका ज्यादा बड़ा परिवार था नहीं जिससे कि तुम कुछ सीख पाते। और उसके बाद आए भी तो तुम दिल्ली और वहां पर भी तुम मिले किसनदा से जो कि अविवाहित थे, अर्थात उनका भी कोई परिवार नहीं था। तो उन्होंने जो बातें सिखाई वो गांव के लोगों की सुनी सुनाई बातें थी और उन्हीं सब बातों पे तुम आज अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हो। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा आज का जो पाठ है हमने उसमें पढ़ा कि किस तरह यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो उन पर नाराज होती है, उनके लिए परेशान होती है कि आप अपने आप को किस तरह चेंज कर पाएंगे, किस तरह आप में परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपने जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं देखी है, बहुत सारी चीजें नहीं जानी है, बहुत सारे लोगों से आप नहीं मिले हो। तो आप समझ सकते हैं इस पाठ से हमें बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हमें सीखने को मिल रही है। तो आज हमने एक बहुत बड़ी इस पाठ से एक बात सीखी है, समझी है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, हमारे परिवार का जो माहौल है वो भी हमारे विचारों को बदलने में, हमें एक अच्छा इंसान, मजबूत इंसान बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो आगे भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।